Assalamu alaikum. Welcome to the chemistry training in course of biology. Students, today our topic is the nucleus. So let us start the nucleus. Nucleus क्या है? Nucleus का composition क्या है? इसकी size क्या होती है? इसके नंबरात किसी सेल में कितने होते हैं? Functions क्या करता है? और इतना important part सेल का क्यों है? तो आज के लेक्चर में हम nucleus के हवाले से पढ़ेंगे. तो let us start the topic nucleus. First of all, nucleus, it is the central part of cell. ये सेल का एक सेंट्रल पार्ट है. तो सेंट्रल पार्ट से मुराद ये है कि इट इज द मेन स्पेसिफिक पार्ट. जस्ट लाइक ब्रेन, दैट इज लाइक ब्रेन. अगर हम ये कह दें कि ये सेल का एक ब्रेन कंसीडर किया जाता है तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज ब्रेन कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. सो इसी तरह एक न्यूक्लियस के लिए ये भी है कि वो सेल के तमाम अफ़आल को कंट्रोल कर रहा है. इसलिए हम अगर ये कह दें कि ये ब्रेन ऑफ द सेल है तो ये एक गलत नहीं होगा. ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, इसको अपने पास नोट कर लेके which part is called is the brain of the cell, so it must be the nucleus. nucleus को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने किसी प्लांट सेल के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी किया और उस प्लांट्स का नाम है ऑर्चिड प्लांट्स. ऑर्चिड प्लांट्स के सेल के अंदर जब इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बाय यूजिंग जनरल माइक्रोस्कोप, आप इस टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से इसको फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी किया और ये बता दिया कि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज है वो एक खास पार्ट कंट्रोल कर रहा है जिसको न्यूक्लियस कहा गया. यही न्यूक्लियस बाद में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इख्तियार कर गया और फिर जो है लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि सेल के अंदर न्यूक्लियस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन से फंक्शंस करा रहा है, तो उसके नंबरात कितने हैं किसी सेल के अंदर, उसका साइज क्या है, उसकी पोजीशन क्या है. तो लोग इस पर रिसर्च करने लगे, हत्ता कि न्यूक्लियस के हवाले से कई ख्यालात और कई बातें लोगों ने कहना शुरू कर दी. तो अब हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बेसिकली कहां कहां पर प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. But absent in prokaryotes. प्रोकैरियोट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्किया एटसेट्रा, उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता. लेकिन ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस के जो अंदरूनी पार्ट्स हैं, जो उसके अंदर जो डीएनए सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो मिसिंग होंगे, नहीं होंगे वो भी ज़रूर, लेकिन एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ओवर हियर. बट यूकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल, some unicellular organisms, protists and fungi, ये तमाम वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब हम आएंगे न्यूक्लियस की पोजीशन. Position of the nucleus.
न्यूक्लियस का जो पोजीशन है किसी सेल के अंदर, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सेल। सेल का जितना साइज बड़ा होगा उतना ही उसमें से एक अच्छा न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस का पोजीशन इस पर भी इन्हिसार करता है। उसके साथ साथ न्यूक्लियस जो है वो डिपेंड करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद वैक्यूल्स पर, या उसके अंदर राइबोसोम्स और इस तरह के और भी ऑर्गेनेल्स पर इन्हिसार करता है कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में वो होंगे, तो वो क्या न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पर इन्हिसार करेंगे कि नहीं। तो यकीनन करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर अगर सेल्स में न्यूक्लियस का पोजीशन देखा जाए तो इफ इट इज अ प्लांट सेल, it has a central large vacuole, but the nucleus is like found at the periphery, यानी साइड पर पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर द राउंडेड सेल इज अ न्यूक्लियस, द राउंडेड सेल कंटेन अ सेंट्रल न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर पेरिफेरी पर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a huge volume of a central vacuole, while it has small vacuoles surround the nucleus, but nucleus is found at the center of an animal cell. तो इसकी पोजीशन भी किसी सेल के अंदर वो मुख्तलिफ हो सकती है। उसके साथ हम पढ़ते हैं शेप्स। शेप्स ऑफ द न्यूक्लियस के हवाले से ये कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ न्यूक्लियस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यू कैन से। फॉर एग्जांपल some are rounded, some are irregular, some are bilobed, some are trilobed, etc. For example, कुछ न्यूक्लियस राउंडेड, कुछ न्यूक्लियस इज इरेगुलर, कुछ न्यूक्लियस के दो लोब्स, तो कुछ न्यूक्लियस के इस तरह के 3 लोब्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह इसके साइजेस भी मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ होते हैं, तो शेप्स भी मुख्तलिफ होते हैं, तो साइजेस भी मुख्तलिफ होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नंबरात कितने होते हैं किसी सेल के अंदर। सो बेसिकली इन सम सेल्स, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द सेल, दे हैव जस्ट ओनली वन न्यूक्लियस कॉल्ड एज द यूनिन्यूक्लिएट। फॉर एग्जांपल वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, while some are binucleate in which 2 nucleus are present, while some are multinucleate in which many nuclei are present. So what are their examples? For example, common plant cell या animal cell, प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर जिस तरह के एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो बस दे आर द यूनिन्यूक्लिएट। और यूनिन्यूक्लिएट का दूसरा नाम ये भी है कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज द मोनोकैरियन। कैरियन मीन न्यूक्लियस। सो सिंगल न्यूक्लियस cells and certain organisms like Chlamydomonas and Euglena, all these has just one nucleus in their cells.
While there are certain specific organisms in which two nuclei are present, like paramecium. पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल, इसका बड़ा न्यूक्लियस इसके ऑल एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है, जबकि इसका छोटा न्यूक्लियस जस्ट कंट्रोल द रिप्रोडक्शन। इसी तरह कुछ ऐसे सेल्स भी पाए जाते हैं जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट को। फॉर एग्जांपल, इस तरह के सेल्स जिसके अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएट। फॉर एग्जांपल, सम false fungi, slime molds and water molds. स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स बेसिकली होते हैं प्रोटिस्ट। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट, सम प्रोटिस्ट जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, उसके अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाता है। तो इस तरह के नंबर्स के लिहाज से हमने न्यूक्लियस को क्लासिफाई कर लिया। एक स्पेसिफिक पार्ट कहता हूं, RBCs are the specific cells which lacks a true nucleus. Now, अब जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर मैं सेंटर में बताता हूं कि जो पेपर में ज्यादातर आते हैं कि कौन से सेल्स हैं जिसमें से एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सो दीज आर द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब कौन सा सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, या इस तरह के कुछ फंजाई भी होते हैं जो कि बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करते हो, उसके अंदर भी दो दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जबकि कौन से सेल्स हैं जिसके अंदर 3 या इससे ज्यादा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाता है, ये सिनोसाइटिक कंडीशन पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि फंजाई और स्लाइम मोड्स या वाटर मोड्स, जैसे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, उसके अंदर ये मौजूद है। इसी तरह इसके साइज पर भी हमने कुछ पढ़ लिया, उस पर भी एमसीक्यूज आ जा सकते हैं। उसके साथ साथ उसके पोजीशन पर भी एमसीक्यूज मौजूद हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। The structure of nucleus basically, a nucleus consists of 4 main parts। 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, जबकि तीसरा है क्रोमेटिन नेटवर्क, चौथा है न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। इट इज अराउंड इट गोल शेप स्ट्रक्चर हैविंग टू मेम्ब्रेन्स like this. ये न्यूक्लियस है जिसका ये डबल मेम्ब्रेन है। जो कि यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका एक आउटर मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड जनरल सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन, दोनों के दरमियान ये जो खाली जगह है, इट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। अब इसके ऊपर देयर आर फाउंड सर्टन स्ट्रक्चर्स ऑन इट, लाइक द स्मॉल पोर्स आर फाउंड इन दिस न्यूक्लियस membrane. These pores are called as the nuclear pores. These are the nuclear pores. Pores को porins भी कहा जाता है. So these are the nuclear porins basically, which are composed of, its double membrane is composed of lipids as well as plus protein molecules. ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनता है, लेकिन यहाँ पर कौन से लिपिड्स और कौन से प्रोटीन्स, बस यही कंपोजिशन किसी सेल मेम्ब्रेन का, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का और न्यूक्लियस का एक दूसरे से वेरिएशंस पैदा कर लेता है कि लिपिड्स कौन से पाए जाते हैं और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हालांकि तमाम मेम्ब्रेन्स लिपोप्रोटीन से बनते हैं, लेकिन लिपोप्रोटीन्स में से लिपिड्स के फिर अपने अक़साम, तो प्रोटीन्स के अपने अक़साम पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि they have the different form of lipids and proteins in all these membranes. The nuclear pores are basically involved in the selective permeability. They are selective permeable membranes. For example, जो substances lipid में dissolve हो तो वो उसको इन करा सकता है, प्रोटीन में डिजॉल्व हो तो जरूरत के मुताबिक उसको इन करा सकता है, कोई चीज़ अंदर एक्स्ट्रा हो तो उसको बाहर लेके जाता है, लेकिन सिलेक्शन करता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको अंदर कर ले या उसको इन कर ले, और या जो सब्सटेंसेस सेल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसको साइटोप्लाज्म की तरफ लेके जाना पड़े तो वो भी इसकी सिलेक्शन कर लेता है। तो इसलिए ये न्यूक्लियर पोरीज ये हाईली सेलेक्टिव होते हैं, जबकि their numbers may varies in different kind of cells. For example, some cells are differentiated while some cells are non-differentiated. डिफरेंशिएटेड सेल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आरबीसीज
जबकि नॉन डिफरेंशिएटेड सेल से मुराद कोई भी एक कंसिडर कर ले। तो यहां पर द नंबर ऑफ दीज न्यूक्लियर पोरीज में वेरीज इन बोथ काइंड ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल आरबीसीज में इसके नंबरात 3 से लेकर 9, जबकि किसी एक के अंदर इसके नंबरात अबाउट 30,000 पाए जाते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियर पोरीज जो है अपने फंक्शंस के लिहाज से मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ होते हैं, यानी इस सेल्स का फंक्शन अलग है तो इस सेल का फंक्शन अलग है, इसलिए इसके नंबरात भी उसके फंक्शन पर इन्हिसार करते हैं कि ऑल द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल बट it control in different activities like RBCs lack a true nucleus but still there is a little bit structures या different forms of their nuclear membrane is present in the RBCs. Although and it has a complete true nucleus present, so we can say that it has the nuclear pore numbers are about 30,000. Now it was the first part, what is the nuclear membrane of the nucleus. Now comes to the second part, that is called as the nucleoplasm. अब दूसरा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जिस तरह के साइटोप्लाज्म एक सेल शेप कहलाता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस शेप। शेप मीन लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड विस्कस सब्सटेंस। ये अंदरूनी पार्ट जो भी है ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जो कि न्यूक्लियस शेप है, लिक्विड है या विस्कस सब्सटेंस है, जिसके अंदर काफी प्रोटीन्स, मोस्टली कुछ एंजाइम्स की शक्ल में भी, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स, तकरीबन और भी चीजें हैं, ये तमाम सब्सटेंसेस न्यूक्लियोप्लाज्म का हिस्सा है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सपोर्ट एंड फॉर फंक्शन ऑफ the nucleus as well as its other parts like chromatin network and the nucleolus उसके लिए ज़रूरी होते हैं, जबकि ये एक ऐसा एरिया प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि न्यूक्लियस अपने फंक्शंस को भरपूर अंदाज में एक्टिवली कर सके। इसके बाद जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली लिक्विड पार्ट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बिखरी हुई हालत में मिलती हैं, दैट आर कॉल्ड एज द chromatin network like there are various color structures that found inside it. All these are basically called as the chromatin network. हम कह सकते हैं कि क्रोमेटिन नेटवर्क बेसिकली क्या चीज है। क्रोमा कहते हैं कलर सब्सटेंसेस को, तो द कलर सब्सटेंसेस आर, क्रोमा कहते हैं कलर को,
नेटवर्क कहते हैं एक ऐसा जालनुमा स्ट्रक्चर जो स्केलर सब्सटेंसेस ने पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक बिछाया हुआ है, तो हम कहते हैं नेटवर्क। एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर यू कैन से, इस तरह के बिछाया हुआ इन्होंने होता है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क बेसिकली इसके नीचे इस तरह का एक और स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जो कि बिल्कुल इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर लेमिना। ये असल में कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि सारे न्यूक्लियोप्लाज्म को सपोर्ट करते हैं और ये जुड़े रखते हैं। अंदरूनी जो इनर मेम्ब्रेन है इसको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जो इनर न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमेटिन नेटवर्क होगा बेसिकली प्रोटीन्स हैं और सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ये क्रोमेटिन नेटवर्क किसी सेल के अंदर जब कोई सेल डिवीजन कर रहा हो, by the process of cell division like mitosis या meiosis, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो लेकिन सेल डिवीजन मस्ट हो, उस टाइम ड्यूरिंग द स्टार्ट एट द प्रोपेज and develop at the metaphase stage, they form certain condensed structure called as the chromosomes. क्रोमो कहते हैं कलर, जबकि सोम्स कहते हैं बॉडीज को। तो क्रोमोसोम्स बना लेते हैं किसी सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसके एक सेल में, तो इस तरह 46 वाले क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली यही क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेते हैं जब वो माइटोसिस करते हों या मियोसिस करते हों। इसी तरह अगर क्रोमोसोम्स को प्रॉपरली हमने देखना है तो सेल डिवीजन का मेटाफेज स्टेज बहुत ही एक विजिबल फॉर्म है क्रोमोसोम्स का के देखने के लिए। तो इस स्टेज में क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी बेसिकली एक लाइट माइक्रोस्कोप से मुमकिन है। उसके साथ हम एक क्रोमोसोम का यूं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कि जब ये कंडेंस हो जाता है तो ये क्या चीज है जो कंडेंस हो जाता है। बेसिकली दिस क्रोमेटिन नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोन्स। कोई पूछे क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर पिगमेंट सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली इट हैज द डीएनए एंड दीज हिस्टोन्स प्रोटीन्स जो कि सेल डिवीजन में कंडेंस होने के बाद एक क्रोमोसोम का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिसके ये क्रोमेटेड हैं और ये सेंट्रोमियर रीजन है। इस तरह का क्रोमोसोम्स तो बन गया, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर जो है ये पार्ट्स इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें एक ये है, जबकि यहां पर मैं एक और स्ट्रक्चर्स बना लेता हूं जो कि बेसिकली डीएनए से बना हुआ है इस तरह का। सो नाउ इट हैज अ डीएनए। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे कि क्रोमोसोम्स के नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पोजीशन क्या है। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने अपने नंबर्स में पाए जाते हैं। इसी तरह इसके पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर के लिहाज से कितने टाइप्स पाए जाते हैं और एक क्रोमोसोम करता क्या है, कौन से फंक्शंस कर लेता है, इस क्रोमोसोम्स पर डीएनए किस अंदाज में होते हैं, जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस पर इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा या अगली वीडियो में इसको हम बनाएंगे।
उसके बाद जो थर्ड नंबर पार्ट है उसको डिस्कशन के लिए लेके आते हैं जो कि है क्रोमेटिन नेटवर्क, सॉरी द न्यूक्लियोलस। Nucleolus. Basically, nucleolus is the nucleus of nucleus. न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर और कंपोजिशन है, यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले पढ़ लेते हैं नंबर्स। न्यूक्लियोलस के नंबरात में वेरीज in different kind of cells. Some has 1, some has 2, while some has many nucleoli. Nucleoli is the plural of nucleolus. Therefore, the nucleolus is a dark color without membrane, rounded structure, जो कि consist of two parts like this, and in central like this. For example, अगर मैं इसको जूम कर लूं, बड़ा बनाऊं, तो आउटर रीजन ये है जिसको मैंने ग्रेन्युलर बना दिया। इट इज द आउटर या पेरिफेरल लिख दे, ये ग्रेन्युलर होता है। जबकि इनसाइड इट इज फाइब्रिलर। सेंट्रल फाइब्रिलर। कुछ रेशो पर मुश्तमिल है जो कि बालों जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है। अब बात यह है कि पेरिफेरल रीजन्स में क्या पाए जाते हैं या कौन सा चीज ये बना लेते हैं। तो बेसिकली सब्सटेंसेस ऑफ या यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड ओवर हियर। तो राइबोसोम्स के यूनिट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल, अगर एक 80S राइबोसोम है तो इसके यूनिट्स हैं 40S और 60S। ये यूनिट्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रेन्युलर पोर्शन या दानेदार स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये बेसिकली यही राइबोसोम्स हैं जो यहाँ पर बनते हैं। जबकि इसका अंदरूनी पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है, बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ द यूनिट्स या पार्ट्स ऑफ DNA and ribosomal RNA, which is actually formed inside the central part of the nucleolus. So ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बन जाते हैं। बाद में ये काम करने के लिए ये बाहर आ जाते हैं। तो कैसे एक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस में, सॉरी एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बने, तो बाहर कैसे आएंगे? इसी तरह RNA बन गया, DNA बन गया, तो अपने एक्सक्यूज मी, तो इस तरह अपने फंक्शंस को करने के लिए ये बाहर कैसे अपने इन तमाम चीज़ों को बेच लेते हैं, यहाँ पर डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हम जानते हैं कि हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं हर न्यूक्लियर पोर के इर्द गिर्द। यहां पर भी मैं बनाता चलूं। like this. Similarly, like this. These are the rough endoplasmic reticulum. तो ये पहला सिरा अटैच होता है न्यूक्लियर पोर के साथ, जो सब्सटेंसेस या इस तरह के जितने भी राइबोसोम्स एटीएस यहां पर बनते हैं। ये इस सेल को या इस राइबोसोम्स को यहां न्यूक्लियर पोर से बाय सेलेक्टिव परमेबिलिटी एजेंट से ट्रांसफर होने के बाद ये सीधा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लग जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के साथ अटैच है, बेसिकली इट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ मुख्तलिफ अंदाजों से यही राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जो कि एक खास काम करने के लिए बाहर आते हैं, जो है प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह ये न्यूक्लियर पोर और किस चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जांपल, यहां पर मैसेंजर आरएनए जो इधर से आता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो राइबोसोम्स इसके साथ भी इस तरह के जुड़े हुए नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह मैसेंजर आरएनए भी बाहर आता है और इस तरह के कई राइबोसोम्स यूनिट बाहर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी आ जाते हैं, एटीएस। इस तरह जो सब्सटेंसेस किसी न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदरूनी जितने भी पार्ट्स हैं उसके लिए कोई सब्सटेंस बाहर से चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड्स के पार्टिकल्स या पोलर या नॉन पोलर सब्सटेंसेस जितने भी हैं, तो उसको भी न्यूक्लियर पोर से अंदर लाना पड़ता है। यहां पर हमने न्यूक्लियस के अंदर उसके कई पार्ट्स को पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल उसके 4 डिफरेंट पार्ट्स थे, वो भी हम स्ट्रक्चरली हमने पढ़ लिए, और उसके साथ साथ हमने न्यूक्लियस का फंक्शन भी पढ़ लिया। न्यूक्लियस के कई पार्ट्स की जो फंक्शन यही है कि हर पार्ट के हमने अपने अपने फंक्शन बता दिए। सेंटर में कुछ हमने जो ईटा के हवाले से खास एमसीक्यूज थे वो भी हमने डिस्कस करवाए, लेकिन बाद में कुछ ऐसे अगर कोई रहता है तो उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और हमने इसकी साइज पढ़ी, उसका शेप पढ़ा, उसकी कंपोजिशन पढ़ी। तो अभी हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो रहते हैं सेंटर्स में हमसे रह गए, उसको लास्ट में डिस्कस करा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल who discovered nucleus? It was the Robert Brown. ऑप्शन में कई साइंटिस्ट के नाम होंगे, एग्जैक्ट वन इज द रॉबर्ट ब्राउन। दूसरा, डेट, किस डेट पर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया? इट वाज द 1831। कई डेट्स और भी होंगे, एक्सेप्ट एग्जैक्ट ऑप्शन ये है 1831। उसके साथ न्यूक्लियस की पोजीशन पर क्वेश्चन आता है कि ये पेरिफेरी पर पाया जाता है, तो कौन से सेल्स हैं जिसमें ये पेरिफेरी यानी साइड्स में पाया जाता है? वो है प्लांट सेल्स।
नंबर 4, न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स होते हैं? सो बेसिकली दिस आर 4 पार्ट्स। ऑप्शन में 3, 4, 2 भी होंगे। बाइन्यूक्लिएट कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस है? ये मोस्टली आता है पैरामीशियम। Where ribosomes found? यह क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोलस क्या क्या फंक्शन है? तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन ये है कि ये राइबोसोम्स को बनाता है, या अगर आते हैं कि राइबोसोम्स कहां पर बनते हैं तो न्यूक्लियोलस के अंदर। इसी वजह से ये दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्रोमोसोम्स, क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम्स कौन से पेज में बनते हैं? तो बेसिकली मेटापेज, मेटापेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। आज हमने टॉपिक पढ़ लिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने उसके 4 पार्ट्स पढ़े और उसके कई पार्ट्स की निशानदेही की, और लास्ट में हमने ईटा के क्वेश्चन भी दे दिए। उम्मीद है आज आपको हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।